नाजरीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार के महज सुर्खियां बनकर रह जाती या फिर उनको टीवी पर सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। इस डिस्कशन में हम सबसे पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एक जो कल एक बहुत बड़ी उन्होंने वो की रैली, क्या बोलते हैं, बीआरएस के लीडर जो है केटीआर, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम कांग्रेस पार्टी ने कल एक मीटिंग की, उसमें कई सारे फैसले लिए। इसके बाद फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, और उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि जो संभल की घटना है उस पर अब तक क्या से क्या हुआ है। और शायद सबसे पहले अगर हम बात करें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए जाएंगे। एक विशेष विधानसभा सत्र में बिजली परियोजनाओं में कूपनधन और देरी जैसे पिछले मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। बिजली खरीद समझौतों में अनियमितताओं और यदाद्री और भदाद्री बिजली संयंत्रों सहित विलंबित परियोजनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले परिवारों को अब मुफ्त बिजली मिलती है। देखिए, तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने इसके पहले भी लगातार इन बातों का जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि देखा गया यहाँ पे तेलंगाना की बात करें तो जो केटीआर है वो लगातार कांग्रेस को बिजली और बिजली से कहीं ज़्यादा जो यहाँ पे किसानों के मुद्दे हैं उस पर घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, और इसमें तेलंगाना में जो है गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट जो है बिजली वो लोगों को मुफ्त दी जा रही है, और इसमें कई करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना पहले ऐसा राज्य है जहाँ पे स्कूल जो है वहाँ पे बिजली जो है फ्री दी जा रही है, वहाँ पे फ्री में बिजली लोग बच्चों को दी जा रही है, ताकि उसका जो खर्च है वो बच सके और उसके जो पैसे हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे से इस्तेमाल हो सके। लेकिन वही अभी आपने केटीआर का जिक्र किया, केटीआर भी यहाँ पर लगातार कल जैसा उन्होंने रैलियाँ कि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, और वो लगातार केटीआर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ केटीआर जो है वो भाजपा और कांग्रेस को एक साथ होने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है केटीआर और भाजपा के एक साथ होने की बात करता है, लेकिन कल केटीआर अपने रैली में लगातार कई मामले का जिक्र किया, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन पर कई तरह के आरोप लगाए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो बार यहाँ के कुछ लोग हैं जो हर मामलों में दिल्ली जाते हैं, साफ तौर पे ये है कि उन्होंने दिल्ली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनका टारगेट रेवंत रेड्डी थे। नहीं, देखिए, अगर हम केटीआर की बात करें, सबसे पहले जो रेवंत रेड्डी ने जो घोषणाएं की उनमें यह कि गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले परिवारों को अब मुफ्त बिजली मिलती है। मार्च से 15 लाख से ज़्यादा परिवारों को शून्य बिजली बिल मिला है। सभी सरकारी और कॉलेज को भी मुफ्त बिजली मिली है, जिससे 39,067 संस्थान लाभान्वित हुए हैं। मतलब रेवंत रेड्डी साहब का ये कहना है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो ये सब काम किए हैं उससे गरीबों को, और कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग एक आता है जिसमें जो गांव हैं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, गांव के लोग कहीं ना कहीं अभी भी अंधेरे में रहते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची। अगर हम बात करें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो जब उनको अनाउंस हुआ कि इनको अब राष्ट्रपति बनना, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनके जो गांव हैं वहाँ पे बिजली पहुँचाई गई है। और जिस तरह से इस वक्त देश में ये चीज़ें चल रही हैं, देश में हर चीज़ को बढ़ावा देने की बात चल रही है, तो बिजली के बारे में जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने बोला है कि बिजली से लोगों को फ़ायदा हुआ, जिस तरह से अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस को बहुत फ़ायदा हुआ है, स्कूलों को बहुत फ़ायदा हुआ। स्कूलों का ये मतलब उनका ये कहना है कि स्कूल में जब बिजली मुफ्त दी जा रही है तो स्कूल में काफ़ी सारी सुविधाएँ फिर उससे जो, क्योंकि हर जगह कूलर भी लगा होता है, क्या बोलते हैं, कई जगहों पे एसी भी लगे होते हैं, तो हर चीज़ में जब बच्चों को सहूलत मिलेगी तो कहीं ना कहीं फिर बात ये आएगी कि उनका मन पढ़ाई में लगेगा। और फिर कंप्यूटर क्लासेस भी होती है तो बच्चे और इसमें काम सीखेंगे। वरना ऐसा होता था कि भाई कंप्यूटर, अगर 5 कंप्यूटर हैं कुछ स्कूलों में तो उसमें से 2 ही चलाए जाते थे, 3 बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आता था। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, अगर केटीआर की बात की जाए तो
कांग्रेस के जो लगातार ये चुनावी सभा के दौरान जो उन्होंने यहाँ पे वादा किया था, देखा गया कि तेलंगाना ही ऐसा राज्य है जिसपे लगातार अगर कांग्रेस के आला कमान की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तो वो लगातार जो रेवंत रेड्डी है उनकी तारीफ करते हैं। बीच में कुछ इनके लिए स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। रेवंत रेड्डी भी है हर मामले को ये है कि कुछ भी अगर तेलंगाना में हो तो हर मामला दिल्ली में बैठकर सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही जो पक्ष है केटीआर को मजबूत कर देता है और इसीलिए केटीआर जो है लगातार रेवंत रेड्डी पे कई तरह के दावे करते हैं। लेकिन अगर केटीआर की बात की जाए तो केटीआर भी कैसे मामले होते हैं कि वो जाकर दिल्ली में बैठकें करते हैं। पिछले एक स्टेटमेंट सामने आया था, उसमें खुद केटीआर ने कहा था कि जो हमारे पिता है हम उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और कोई भी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हम उनसे बात करते हैं और उस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, तो कई ऐसे स्टेट में मामले सामने आते हैं जिसको बगैर आला कमान को सुलझाए हुए मांगे पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर वही हम रेवंत रेड्डी की बात करें तो अभी देखिए पिछली 2 से 3 दिन पहले कैसे उन्होंने यहाँ पे जो राजनाथ सिंह है उनसे भी मिला था जाकर, और भी जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने भी मिला था और उनके मिलने का मकसद यही था कि तेलंगाना में जितना भी ज़्यादा हो सके यहाँ के विकास के बारे में जो केंद्र सरकार है उससे फंड लाया जा सके, क्योंकि कुछ ऐसे फंड होते हैं जो राज्य सरकार खुद कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसे फंड होते हैं जो बगैर केंद्र सरकार की सहायता से आप नहीं कर पाते हैं। तो रेवंत रेड्डी का दिल्ली जाना और विपक्ष जो पक्ष के नेता है यानी बीजेपी जो है उससे मिलने के बाद उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि जो तेलंगाना में जो और डेवलप है हम उसको बेहतर कर सके। और लेकिन इसका जो इन मामलों को लेकर जो केटीआर है वो लगातार रेवंत रेड्डी पे हमला करते रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अगर यहाँ पे केटीआर की बात की तो केटीआर ने कल दीक्षा क्या बोलते दिवस मनाया है। वहीं केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना के स्वाभिमान और पहचान पर हमला करने का आरोप लगाया है। यह दिन तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर इसके नेता के चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल की 15वीं सालगिरह मतलब जो क्या बोलते हैं उसे उस पर मनाया जाता है। 15 साल पहले उन्होंने भूख हड़ताल करनी शुरू की थी क्योंकि उनको एक अलग तेलंगाना राज्य चाहिए था, जिसका आंदोलन हुआ। और वहीं बात करें 29 नवंबर 2009 को बीआरएस के अध्यक्ष केसीआर ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके चलते 9 दिसंबर 2009 को केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ पे तो इस जो ये राज्य बना है तेलंगाना अलग, इसके लिए केटीआर ही नहीं और भी कई लोग जो थे वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन एक कोई लीडर होता है, एक किसी को हम आगे करते तो उसमें केटीआर साहब आगे थे, क्या बोलते केसीआर साहब आगे थे और उन्होंने जो है इस पे फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केसीआर साहब ने 10 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला यहाँ पे और उनके बेटे जो हैं केटीआर वो आईटी मंत्री रहे, उनकी बेटी भी यहाँ से एमपी रही हैं, इस वक्त वो एमएलसी हैं। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाती परिवारवाद की कि हर जगह परिवारवाद चल रहा है, हर पार्टी परिवारवाद कर रही है। उसी तरह अगर देखें तो बीजेपी में भी कुछ ऐसे अलायंस हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि परिवारवाद से ही आए हुए हैं और इस बात पे फिर उनका मुंह नहीं खुलता है। लेकिन जिस तरह से कल यहाँ पे जो रैली निकाली गई है क्या बोलते केटीआर इनकी अध्यक्षता में केटीआर की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते लोगों ने हिस्सा लिया और वहाँ पे ही केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के स्वाभिमान और पहचान पर जो यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी वो हमला कर रहे हैं और हर चीज़ के जिस तरह आपने बोला कि हर चीज़ के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता, आला कमान से मिलना पड़ता। तो ये एक क्या बोलते राजनीतिक और एक आपसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अगर देखा जाए तो कई सारे फैसले आप खुद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई बैठा हो। जिस तरह आपने भी अभी ये बात कही कि केटीआर ने भी ये कहा कि कुछ फैसले जो हैं हम लेने के लिए केसीआर साहब के पास जाते हैं, तो आपके पास केसीआर साहब हैं लेकिन उनके पास उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये लोग हैं और इन लोगों के पास जाकर के अब जिस तरह से यहाँ पे अभी कुछ मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं जिनको भरना है उसको लेकर के भी अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं है। जिस तरह से आज क्या बोलते हैं स्कूलों को बंद करने का आह्वान किया गया है सफाई की तरफ से, उसमें सबसे मेन बात ये है कि भाई आपने अभी तक कोई एक शिक्षा मंत्री तेलंगाना में क्यों नहीं बनाया है। इसको लेकर के एसएफआई ने आज स्कूलों को बंद करने का वो बोला था, कल ही मतलब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और उसमें फिर ये भी बात सामने आई थी कि इस वक्त जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को या फिर हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं उनको जो खाना मिलता है
उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। अभी क्या बोलते 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि तकरीबन 30 से 35 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट किए गए जिनको क्या बोलते फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उसका सामना करना पड़ा। इस पे अगर बात करें कि अभी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो जो मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं उस पर अभी चर्चा नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या देखिए यहाँ पे आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक मिड डे मील और दूसरा जो कांग्रेस के भी मंत्री मंडल में कुछ पद खाली हैं उसको लेकर। अब मिड डे मील का जिक्र किया जाए तो यकीनन तेलंगाना के लिए काफ़ी दुखद खबर है कि आप यहाँ पे जो छोटे जो मिड डे मील के तहत जो खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है, अगर उसमें ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जाँच का विषय है। लेकिन इस शिकायत के आने के बाद से खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस मामले में एक्शन लिया और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वही अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, अगर बिहार की बात करें, वहाँ पे भाजपा से अलायंस एनडीए की सरकार है, वहाँ पर भी ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं या फिर जो पक्ष में बैठे हुए वो कोई इन सब बातों का जिक्र नहीं करते। हालांकि मामला अगर उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो या तेलंगाना का हो, इन सब मामलों में किसी भी पक्ष के नेता हो, विपक्ष के हो या पक्ष को हो, खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अब फ्यूचर तैयार कर रहे हैं बच्चों की, वहाँ पे जो पीढ़ी है उसको मजबूत कर रहे हैं। उस स्कूल से न जाने कितने कल आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारी बनकर निकलेंगे। लेकिन अगर हम तेलंगाना की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो यकीनन ये जो अभी मंत्रिमंडल में कई ऐसी सीटें हैं जो खाली हैं, जो कांग्रेस ने अभी तक उसको भर नहीं पाया है, तो यकीनन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। और इसका मतलब ये भी है कि तेलंगाना में कांग्रेस के अंदर सब चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे तेलंगाना कांग्रेस दिखाना चाहती है, जैसे दिखाया जा रहा है, लोगों दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल। और यही वजह है कि शायद कि अभी तक तेलंगाना में जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है पूरी तरह से विस्तार नहीं हो पाया है। और इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि यही वजह है कि शायद लगातार जो रेवंत रेड्डी हैं वो दिल्ली का दौरा करते हैं और इन सब सीटों को भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखा गया कि तेलंगाना में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने थे तो कई लोगों का नाम सामने गया था, लेकिन बाद में महेश कुमार गौड़ को बनाया गया, क्योंकि गौड़ को बनाने का पीछे मकसद यही माना जाता है कि तेलंगाना में जो है वो गौड़ समुदाय की जो वोट है वो ज़्यादा है। लेकिन अभी जिस तरह से तेलंगाना की अगर बात की, यहाँ पे कांग्रेस के जो अभी तेलंगाना में सरकार बनी, देखा गया कि जो और राज्यों में चुनाव हुए थे हर जगह कांग्रेस हारती गई, लेकिन तेलंगाना ही ऐसा स्टेट था जहाँ पे जो कांग्रेस की शाख है वो बच गई। लेकिन इस बार अभी जिस तरह से तेलंगाना में जो मंत्रिमंडल में सभी अभी जो कुछ सीटें खाली हैं और उसको कांग्रेस भर नहीं पा रही है, तो इसका मतलब साफ ये जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर जो यहाँ का जो खैमा, यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। और एक वो तो पॉलिटिकल कैरियर है कि एक सीट पे कई से लोग दावे करते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस इन सब मामलों में सख्त रुख अपना नहीं पा रही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि देश में जिस वक्त कांग्रेस का जो क्या बोलते हैं पतन शुरू हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को बचा के रखा, उसमें तेलंगाना इस अगर देखा जाए सबसे पहले जो है वो था हमारा क्या बोलते हैं कर्नाटका में डीके शिव कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनाई कांग्रेस ने, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था बीजेपी के लिए। उसके बाद फिर जब तेलंगाना में सरकार बनी तो बीआरएस के लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म हुए उसके बाद जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो केटीआर ने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि ये जो अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं ये पूरी तरह से बकवास हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका ये कहना था कि हमने इतना काम किया है तो जनता हमें वोट करेगी। और लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, कहीं ना कहीं जो बिजली पानी और ये सारी किसानों का मुद्दा जो रहा है उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो ये कहती हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, और अगर अपोजिशन पार्टीज अगर बिल्कुल चुप बैठ जाएं तो फिर आप कहीं ना कहीं आप एक तानाशाह बन जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, जब यहाँ के सीएम केसीआर साहब थे उस दौरान भी केसीआर साहब बहुत कम क्या बोलते हैं दिखते थे बाहर, इलेक्शन से कुछ दिन पहले बाहर आते थे, उसके बाद ज़्यादातर वो फार्म हाउस पे रहते। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो हर चीज़ में सामने आते हैं, वो हर जगह जाते हैं, चाहे वो एलबी स्टेडियम में कोई भी प्रोग्राम हो उसमें भी जाते हैं, हर जगह वो आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक जो अपोजिशन पार्टी होती है वो जिस तरह से इल्ज़ाम लगाती है उसका भी एक अपना क्या बोलते हैं वो होता है कि हमें बोलना है ताकि लोगों को ये तो पता चले कि हम हैं। अब जिस तरह से कल बीआरएस की रैली निकली, बीआरएस की रैली काफ़ी बड़ी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए थे, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, और फिर ये भी था कि कहीं कुछ क्लैश वगैरह ना हो जाए, इस वजह से उसको काफ़ी क्या बोलते हैं एक पूरा जो तरीका उससे निकाला गया था। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त महाराष्ट्र की,
तो महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, ये आज एक हफ्ता हो गया है। आज ही के दिन शनिचर को ही वहाँ के रिजल्ट अनाउंस हुए थे और महायुति को क्या बोलते हैं, महायुति की एक वो आई थी, लहर आई थी, जिसमें सारे के सारे पत्ते अपोजिशन वाले बिखर गए थे। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी सीएम का नाम अनाउंस नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपके पास पूरी पूर्ण बहुमत है, बीजेपी दोनों अलायंस की जो पार्टियां उससे सबसे ज़्यादा सीटें लेके आई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी तक सीएम का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के रोज़ मंथन जारी है। इसी बीच एक खबर ये भी आई है कि कल जो मीटिंग होने वाली थी, मतलब कल इन द सेंस फ्राइडे को, उसके लिए पूरी तैयारी हो गई थी। एक महायुति की मीटिंग होने वाली थी, एक शिवसेना शिंदे गुट की मीटिंग होने वाली थी। उसमें ये हुआ कि शिंदे साहब अपने गांव चले गए। अब गांव चले गए तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो नाराज़ हैं। और वहीं एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जहां जहां बीजेपी ने सीएम फेस में देरी की है, वहां वहां सीएम के फेस को लेकर के अपोजिशन को या वहां के लोगों को शॉकिंग दिया, क्योंकि एक सरप्राइज सीएम लेकर के आते हैं, वो एक नया चेहरा निकालते हैं। लेकिन इस वक्त जो महाराष्ट्र का सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे अभी कोई सत्ता नहीं है। और वहीं इस पर शिवसेना नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आगामी फैसले को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी मुख्यमंत्री को किसी बड़े निर्णय पर विचार करना होता है तो वो अपने पैतृक गांव जाते हैं। कल शाम तक वो एक बड़ा फैसला लेंगे। इस देरी से विधानसभा के परिणाम घोषित होने के एक हफ्ते बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। कांग्रेस ने बताया कि अब ये बैठकर रविवार को मुंबई में आयोजित होने वाली हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो सभी विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार करें। मतलब अब दिल्ली से कुछ लोग जाएंगे जो वहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे और फिर ये कहेंगे कि आपका सीएम कौन होगा, उस पर वोटिंग होगी विधायक दल की, उसके बाद फिर सीएम का अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे शायद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ता होने के बाद अभी तक उनको सीएम नहीं मिला है। जिस तरह से बीजेपी को उस क्या बोलते हैं अलायंस महायुति में 100 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, उसमें नाम देवेंद्र फडणवीस का आ रहा है। हर इंसान के ज़बान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, अगर बीजेपी की ओर से हम बात करें तो। वहीं अगर वहाँ के लोगों का जो वो आ रहा है कि वहाँ पे एकनाथ शिंदे के फेस पे चुनाव लड़ा गया था और एकनाथ शिंदे जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन फिर अजीत पवार भी खड़े हो जाते हैं। अजीत पवार के लोगों का ये कहना है कि भाई अजीत दादा जो हैं वो काफ़ी ज़माने से डिप्टी सीएम ही रहे हैं, तो उनको भी अब सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही वहाँ पे कि कोई भी पीछे हटने को राज़ी नहीं है। वहीं जिस तरह से अजीत पवार को जो मंत्रालय मिले थे पहले, अब की बोला जा रहा है कि टॉप 5 जो मंत्रालय होते हैं, गृह विभाग और जो कई सारे मंत्रालय होते हैं, उनमें उनको कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो अब ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि अब मतलब करें तो करें क्या, क्योंकि अपोजिशन के पास जो वहाँ पे एमवीए है उसके पास इतनी सीटें हैं नहीं कि अगर ये दोनों चले जाएंगे तो वहाँ सरकार बन जाए। और बीजेपी के लोगों को तोड़ना इतना आसान है नहीं। अब मसला ये है कि वहाँ का सीएम बने कौन। आपने अभी इस बात का जिक्र किया कि अजीत पवार के पास इतनी सीटें हैं नहीं कि उनको कोई मंत्रिमंडल जो बेहतर मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण अजीत पवार के लिए कि जिस पार्टी को उन्होंने तोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई और जिस बीजेपी के सहारे उसके बलबूते पे आप उनके पार्टी में शामिल होते हैं, और आज आपके विधायक अगर हैं, विधायक दल के नेता आप नहीं चुने जा रहे हैं, अगर विधायक कम आने की वजह से आपको बैकफुट पे ढकेला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है। और आपने क्या उस पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई, तो अभी आप कहां खड़े हैं और कितना आपने बेहतर किया महाराष्ट्र के लोगों के लिए। क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अपनी पार्टी बनाई, अपनी सोच आगे बढ़ा रहे हैं या खुद के फायदे के लिए। यहां पे अगर देखा जाए महाराष्ट्र में सीएम पद की चेहरे को लेकर बात की जाए तो आपने सही कहा कि कई ऐसे राज्य में देखे गए हैं कि जहां पे बीजेपी आपस में लड़ाई के बावजूद कोई नए चेहरे लेकर आती है। हमने हरियाणा भी देखा कैसे वहां पे नए चेहरे लेकर आए, और भी जो स्टेट है राजस्थान देखा गया, मध्य प्रदेश देखा गया, तो वहां पे कैसे मुख्यमंत्री नए चेहरे लेकर आए। लेकिन यहाँ पे जो है माफ कीजिएगा महाराष्ट्र का जो बात है, यहाँ पे बीजेपी के लिए सब कुछ आसान नहीं है,
क्योंकि एक सप्ताह से ज़्यादा होने वाले हैं और यहाँ पे अभी तक मुख्यमंत्री पद का ऐलान तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो अंदर बीजेपी का खेमा है उसका तो यही कहना है कि पार्टी के अंदर सभी चीज़ें सही चल रही है, लेकिन अभी जैसा आपने जिक्र किया कि कल यानी फ्राइडे को जो मीटिंग होने वाली थी उसके बाद से जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री वो अपने पर्यटकों के आवास चले गए, माफ़ कीजिएगा गाँव चले गए थे। वही अगर अजित पवार की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो ये लोग पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब इनके डिप्टी सीएम रहने के बावजूद जाहिर सी बात है कि इनको अंदर से ये लालसा होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब इसी के साथ एकनाथ शिंदे जो है इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पिछली सत्ता में आपने 2.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया और अभी अगर आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपका प्रमोशन नहीं, आप तो खुद नीचे जो पैदान है उस पर गिर रहे हैं, डिमोशन हो रहा है। और अगर हम भाजपा की बात करें तो वो लगातार यही, क्योंकि पिछले अभी जो वर्तमान लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 उससे पहले लगातार हर जगह कहीं सरकार बनती थी या कोई काम होता था तो वहां पे इंडिया नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी 2024 के इलेक्शन के बाद से आपने कहीं पे मोदी का नाम नहीं सुना होगा, हर जगह इंडिया का नाम सुना होगा। तो इससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि अभी जो है भाजपा जो अपने बलबूते पे हर जगह सत्ता बनाने की कोशिश कर रही थी या खुद को दिखा रही थी कि हम इस देश में सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो अब इन सब चीज़ों पर पूरी तरह से पानी फिर गई है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में अभी तक सीएम पद का ऐलान नहीं हुआ है और 3 इसके पहले डेट आ चुका था कि वहां पे जो मुख्यमंत्री पद है उसका ऐलान होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामले सामने आए नहीं है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ हो, 3 और 4 तारीख को प्रधानमंत्री खाली नहीं है, इसलिए 5 दिसंबर को ये डेट रखा गया। लेकिन वो भी सूत्र बता रहे हैं कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद शपथ ले सकते हैं। लेकिन अभी जो बीच का 3 से 4 दिन का समय है, जो कार्यकाल है, ये भाजपा के लिए या फिर महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर जो विपक्ष भी है वो लगातार कई तरह सवाल खड़े कर चुके हैं, वो चाहे इलेक्शन की बात करें या फिर महायुति की बात करें। लेकिन अभी जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ मामले सामने आ रहे हैं, फिर अजीत पवार की अगर बात की जाए तो अजीत पवार पूरी तरह से खामोश है। और ये तो भनक तभी लग गई थी देवेंद्र फडणवीस के मामले में जब इलेक्शन खत्म होने के बाद वो नागपुर जाकर जो आरएसएस का मुख्यालय है वहां पे जाकर मोहन भागवत से मिले थे। उसके बाद से क्या लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां पे उन्हीं के कार्यकर्ता, उनके जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री पद को, चेहरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस उनके बैनर पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन अब इससे जो अजीत पवार है या एकनाथ शिंदे है इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात कही जाए तो वहां पे भाजपा की सीटें ज्यादा हैं और भाजपा पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि वो एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को दबा के और जो देवेंद्र फडणवीस है उनको मुख्यमंत्री वहां पे बना दे। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त महाराष्ट्र के हालात चल रहे हैं, महाराष्ट्र में जो अपोजिशन है एमवीए, उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं। एक तरह से ये बोला जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी जो है, उद्धव ठाकरे गुट जो है, वो एमवीए से बाहर आ सकता है, क्योंकि उसके जो हारे हुए लीडर्स हैं, नेता हैं, उनका ये कहना है कि हमें एमवीए में रह के कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें शिवसेना यूबीटी की, तो शिवसेना यूबीटी का ये कहना है कि जिस तरह से ये लोग सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री के नाम के बारे में चर्चा करने में लेट कर रहे हैं, अगर हम सत्ता में आए होते और हमने इतना समय लिया होता तो इन लोगों ने अब तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, अगर वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, एक से अगर 2 दिन लेट हो तो भाजपा यानी बीजेपी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन पे आ जाते हैं और आप भाजपा के जो नेता होते हैं उनके कई तरह के बयान आप सुन सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 7 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं और अभी तक वहाँ पे मुख्यमंत्री पद का ऐलान न होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे महायुति को लेकर या एनडीए को लेकर महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरह से वहाँ पे विपक्ष की भूमिका की अगर बात करें, कांग्रेस अलायंस, अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है कि आखिरकार क्या वजह है जो भाजपा लगातार ये दावा करती है कि हमारे खेमे में सब कुछ ठीक है, तो अभी तक महाराष्ट्र को, वहाँ की जनता को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला। बिल्कुल, अब यहाँ पे अब बात ये सामने आती है कि महाराष्ट्र में अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला। अभी जिस तरह आपने बोला कि अजीत पवार उस वक्त से चुप हैं जब से इलेक्शंस हुआ है। अजीत पवार ने हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो ईवीएम को क्या बोलते हैं, दोष दे रही हैं। लेकिन वही उनकी एक पुरानी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो खुद बीजेपी के खिलाफ ईवीएम पे चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सीटें कम आएँ। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि अगर आपके पक्ष में चीज़ें आती हैं तो आप ठीक हैं,
तो आपका ये कहना है कि अपोजिशन जो है वो ईवीएम पे सवाल उठाता रहता है, लेकिन जब आप खुद अपोजिशन में थे तो भी आप ईवीएम पे बात कर रहे थे कि भाई ईवीएम में इतना वोट पड़ा है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और जिस तरह से रिपोर्ट जो आ रही है इसमें वोटिंग का क्या सिलसिला, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें? अभी आपने जिक्र किया कि वहाँ के जो महायुति के, अगर हम अजीत पवार की बात करें, अभी इसी बार जो इलेक्शन हुए हैं महाराष्ट्र में, 2 राज्यों में जो इलेक्शन हुए और झारखंड में, तो इसी में एक मंत्री हैं जो वहाँ पे उपचुनाव हुए थे, उनकी भी हार हुई और आपने ही रिपोर्ट पढ़ा था कि उन्होंने भी यही क्लेम किया है कि जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी हुई है। और प्रदेश के एक वन विभाग के मंत्री रहे मध्य प्रदेश जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में हार गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ईवीएम पे शंका जताई है। उन्होंने ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसी वजह से मेरी हार हुई है। तो ईवीएम का जो मामला है, और खबर ये भी बता रही है कि ईवीएम को लेकर जो कांग्रेस है वो बड़े पैमाने पे आंदोलन करने की कोशिश कर रही है और उनका पूरा मंथन चल रहा है कि ईवीएम को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करें। लेकिन वही अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 1 से 2 ऐसी सीटें सामने आई थी जहां के लोगों ने यह दावा किया था कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस को वोट न जाकर भाजपा को वोट गए। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और क्या महाराष्ट्र का जो सियासत है उस पे जो भाजपा है वो पूरी तरह से अपनी कमान कस पाएगी कि नहीं, कि अगर या फिर अजीत पवार हैं या फिर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, क्या उनको भाजपा पूरी तरह से अपने बलबूते पे अपने तरफ खींचने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल। अब यहाँ पे जिस तरह से इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में कि भाई अभी भी क्यों ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से बीजेपी की 130 से ज़्यादा सीटें आई हैं, बीजेपी को तो सबसे पहले हाथ खड़े करना चाहिए कि भाई सीएम हमारा होगा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का मसला है कि एकनाथ शिंदे के फेस पे आपने जो भी साल बिताए वहाँ पे, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो एकनाथ शिंदे के गुट वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने कहा है कि बीजेपी आला कमान जो है वो मतलब अनाउंस करेगा कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एकनाथ शिंदे की बात करें तो महाराष्ट्र से खबर ये भी आ रही है कि जो भाजपा है वो एकनाथ शिंदे को किसी भी हाल में नाराज करना नहीं चाहती। अगर एकनाथ शिंदे के पास कुछ भी नहीं होता तो अभी तक भाजपा के कई नेता जो हैं वो उनके बयान सुन चुके होते हैं, कैसे जो भाजपा की तरफ से एक तरफा बयान आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के खिलाफ न बोलना, ये भाजपा को या कह लें अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को या फिर भाजपा की जो वहाँ के आलाकमान है उसको अच्छे से पता है कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ अगर हम कुछ गलत करते हैं तो इसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ सकता है। तो भाजपा जो है वो किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही है। बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह से हमने अभी तक बात की है महाराष्ट्र पे रेवंत रेड्डी और केटीआर में इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उस पर आगे भी हम बात करेंगे कि संभल में क्या हुआ, वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी कल एक मीटिंग थी उसमें क्या हुआ, और फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उसके बाद फिर दिल्ली के जो पूर्व सीएम है केजरीवाल, उन्होंने बहुत बड़ी बात की। इसी के साथ नाजरीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। नाज़रीन आदाब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। अभी तक हमने आपको तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और केटीआर के बारे में बात करते हुए बताया है कि उन्होंने एक दूसरे पे क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, वहीं उसके बाद फिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर डिस्कशन किया। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि संभल में क्या हो रहा है, संभल में, और फिर कांग्रेस पार्टी की कल एक मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ, और फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले शायद हम अगर संभल के बारे में बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल हिंसा से पीड़ित जो मतलब वहाँ पे लोग हैं उनसे मिलने जाने वाला था। लेकिन इसी बीच डीएम ने फ़ोन कर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को संभल आने से रोक दिया। वहीं डीएम के सपा डेलीगेशन को रोकने पर अब सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, जो कि सांसद भी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा है कि वहाँ पे प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी सरकारी प्रबंधन जो हैं उनकी नाकामी। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। अब जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं कि संभल में जिस वक्त
ये सर्वे टीम जा रही थी अपना सर्वे करने के लिए। उसी दौरान जो टीम के साथ कुछ पुलिस के वो लोग भी थे, पुलिस पर्सनल्स भी थे, और उनका जो वकील है वो भी था, और वकील के साथ में उसके जस्ट पीछे कुछ लोग चल रहे थे जो कि जेएसआर के नारे लगा रहे थे। अखिलेश यादव का कहना यही है कि जब आपका एक डेलीगेशन गया था वहाँ मिलने, तो उसके साथ जो लोग गए थे वो कौन थे? उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते जो अखिलेश यादव, उन्होंने उन्हें फसादी करार दिया। उन्होंने कहा फसाद फैलाने वाले जो लोग वहाँ गए थे उनके साथ क्या होगा। आपने जिस तरह से बोला है कि वहाँ के जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके फ़ोटो हम चिपकाएंगे दीवारों पे, उनके फ़ोटो हम इश्तिहार में लगवाएंगे कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं पत्थरबाजी की है। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि भाई आप अगर उनके फ़ोटो लगा रहे हैं तो आप उन लोगों के भी फ़ोटो लगाए जिन लोगों ने वहाँ पे फसाद फैलाने की कोशिश की है, जो लोग जेएसआर के नारे लगा रहे थे, जो लोग उस डेलीगेशन के साथ गए थे जो कि सर्वे करने जा रहा था। और उसके बाद फिर अभी तक कोई भी एक फ़ोटो वायरल नहीं हुई जिसमें कोई पत्थर चला रहा है। लेकिन फ़ोटो वायरल हो रही हैं कि वहाँ पे जेएसआर के नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे पुलिस इस तरह से शूट आउट करे जिस तरह से कोई बड़ी मुठभेड़ हुई हो, 5 लोगों की जान चली गई है। उसमें फिर जब अब संसद भी चल रही है, संसद में इस पर जब बात होने वाली होती तो जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय ओम बिरला, वो ये कहते हैं कि नहीं, इस पे बात अभी नहीं होगी, इसके लिए हम एक टाइम मुकर्रर करेंगे। और विपक्ष इस पे अटका हुआ है, विपक्ष अड़ा हुआ है, और ख़ास करके सपा जो इस पे ज़्यादा एक्टिव है। सपा हमेशा ये कह रही कि भाई आप एक बार संभल पे चर्चा करके देख लीजिए, क्योंकि अगर संभल पर चर्चा नहीं होगी तो हम इस सेशन को सही से चलने नहीं देंगे। वहीं कल कांग्रेस के जो एक लीडर हैं उनका ये कहना है कि भाई सरकार ने जो एक मीटिंग बुलाई थी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है संसद शुरू होने से पहले, उनमें जिन जिन मुद्दों को रखा गया था, हमने जो मुद्दे रखे थे उनमें उन्होंने हामी भरी थी। लेकिन उसके बाद जब सेशन शुरू हुआ, मतलब जब खेल शुरू हुआ है, तो खेल में उन्होंने पत्ते ही बदल दिए। यही चाल है भाजपा की, आप नहीं समझते। बात ये है कि भाजपा जो है लगातार जब सेशन चलने शुरू होते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे ला देती है जिसकी वजह से लगातार संसद में हंगामे होते हैं, और बाद में जो सत्ता पक्ष है विपक्ष पे हमलावर होती है कि ये लोग खुद सदन नहीं चलने दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपको कोई बिल पास करना होता है, इतिहास में पहली बार आप लगभग 150 सांसदों को आप सदन से बाहर करवाते हैं और बिल पास कर लेते हैं, उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे थे कि जो विपक्ष है वो सदन नहीं चलने दे रहा है? भाजपा की लगातार यही कोशिश रहती है क्योंकि उनको पता है कि अडानी का मामला घेरने वाला है। सवाल ये भी था कि सब संभल में पहली बार सर्वे का जो परमिशन मिला, वहां के लोग शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे होने दिए, वहां के जो सांसद हैं वर्ग, उन्होंने उनकी मौजूदगी में जब वहां पे सर्वे हो गई तो आखिरकार दूसरे दिन आपको वहां पे बगैर किसी के बताए सर्वे में जाने की जरूरत क्या पड़ी? टाइमिंग भी आप देखिए कि दूसरे दिन सर्वे होता है, उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पे सेशन चलने शुरू होते हैं। और इसके पहले जो अडानी का मामला था वो पूरे देश के सामने आ चुका था, और लगातार जो विपक्ष है वो मांग कर रही थी कि अडानी की गिरफ्तारी हो, और भाजपा को अच्छी तरह से पता था, एनडीए को पता था कि इसका मामला जो है सदन में गूंजने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार है या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, उसको लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी हो, चाहे बुलडोजर की बात करें या फिर 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और उसमें भी जो वहां के अधिकारी हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने सख्त टिप्पणी की है। अभी उत्तर प्रदेश में जो संभल का मामला सामने है, इसको लेकर लगातार सदन में हंगामे शुरू हो रहे हैं, बहस नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये कि सदन बना हुआ है इसीलिए कि जो देश के मुद्दे हो उस पर डिस्कशन करने के लिए, तो आखिरकार एनडीए उससे डिस्कशन क्यों नहीं करना चाह रही है? उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या परेशानी है कि इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है? क्या सदन में जो भाजपा है या एनडीए की सरकार है उनके सोच के या फिर उनके मुताबिक वही मामलों पर डिस्कशन होगा, उसी पर चर्चा होगी कि जो जिसको लेकर भाजपा चाह रही हो? विपक्ष का काम यही होता है कि सत्ता पक्ष का जो काम हो उसके कामकाज को रोकना, सही काम नहीं कर रही है तो उसको रोकना, उसकी आलोचना करना। लेकिन जब विपक्ष आलोचना कर रही है तो आप उसको सदन से बाहर कर दे रहे हैं, अपने मार्शल को बुलाकर वो चर्चा करना चाह रही है तो आप उसके चर्चा को रोककर आप सदन को स्थगित कर दे रहे हैं, और बाद में मीडिया को आकर आप यह बयान दे रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष जो है उसका काम है, वो तो अपनी भूमिका निभा रही है, वो उसका तो काम आपके हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे जिस तरह से मामले सामने आए उस पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। वही जो इमरान मसूद की बात करें, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी। मुसलमानों को लेकर उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी। और इसी के साथ उन्होंने बहराइच का जो मामला सामने आया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लोग थे घर में थे
उनको घरों से निकालकर पुलिस ने मुसलमानों को मारा है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जब ये संभल का मामला सामने आया, उनके खुद जो सांसद है बर्ग, उन पे एफआईआर की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सदन के अंदर भी लगातार हंगामे शुरू हो रहे हैं, सदन के बाहर भी मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने उसी दौरान कहा था कि हमारा एक डेलीगेशन बनेगा और उस डेलीगेशन को हम वहां पे संभल में भेजेंगे कि आखिरकार वहां पे क्या स्थिति है। उन्होंने 15 नेताओं का डेलीगेशन बनाया और आज वहां पे वो लोग जाने वाले थे, लेकिन वहां पे जाने से पहले उनको रोक दिया गया है। अब वही अगर हम माता प्रसाद पांडे की बात करें, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि न्याय आयोग और प्रेस के लोग जब वहां जा सकते हैं तो हम आखिरकार वहां क्यों नहीं जा सकते हैं। ये भी हमारे अपने लोग हैं, वहां पे क्या पीड़ा हुई है, आखिर क्या वहां पे लोगों का क्या हाल, अभी क्या माहौल है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे और उस मामले को हम आगे उठाएंगे। लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने बकायदा उनको मना कर दिया और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर तक वहां के निवासी के अलावा कोई और नहीं जा सकता। अगर वहां कोई जाएगा तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। जब ये मामले सामने है तो अखिलेश यादव ने बकायदा उसका ट्वीट किया और उन्होंने भाजपा पे कई तरह का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा दी होती थी जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और ईमानदारी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। इसी के साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी के जान लेने का मुकदमा भी चलाना चाहिए। तो इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जैसे एक ही साथ पूरी कैबिनेट को बदल देती है वैसे यहाँ पे ये काम कर रही है। लेकिन अभी संभल का जो मामला है देखा गया है कल जुमे के दिन कैसे वहाँ पे पूरी सख्ती की गई, पुलिस प्रशासन को टाइट किया गया कि वहाँ पे कोई और ऐसे मामले सामने न आए। लेकिन फिर भी वहाँ पे कल जो जुमे की नमाज है उसको अच्छे से अदा की गई, वहाँ पे कोई मामले सामने नहीं आए जिसको लेकर फिर कल माहौल स्थिति खराब हो। हालांकि मस्जिद से भी इस बात का ऐलान किया गया कि मामले सभी शांत हो गए हैं, आप लोग अपने दुकान और रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको गुजारे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार वहां पे पुलिस के हिसाब से 4 लोगों की मौत, लेकिन वहां पे जो बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। तो क्या जिनकी मौत हो चुकी है छोटे से मामलों को लेकर उनकी जिंदगी अब वापस आ सकती है। और अभी तक सवाल ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार है, अगर ऐसे दूसरी जगह मामले होते हैं, देखा गया बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में देखा गया कैसे बंगाल की जो पुलिस है उसके ऊपर भाजपा के नेता ईंट पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उन पर बंगाल की जो पुलिस है उसने एफआईआर किया, माफ कीजिएगा उस पर फायरिंग की? नहीं की। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे मामले सामने आ रहे तो पुलिस को आखिरकार किसी ने हक दिया कि आप गोली चला दो। और उसके बाद गलती के बावजूद भी वहां की उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बयानबाजी से ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सीधा साफ तौर पे जो पुलिस है उसके पक्ष में है और पुलिस भी इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसको जो वहां की सरकार है उसका शरण मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से संभल की जो घटना है उसमें अभी जो राजनीति चल रही है बीजेपी की तरफ से 10 तारीख तक वहाँ पे बाहरी लोगों के लिए बैन कर दिया गया है। और जैसा आपने बोला कि जिन 5 लोगों की जान गई है उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। जिस तरह से हमने देखा कि जब क्या बोलते यूपी के बहराइच में जो घटना हुई थी उसमें जो बंदा मतलब जो मारा गया था, जिस पे गोली चली थी, उससे मिलने के उसकी फैमिली से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया था, उनको बहुत सारा पैसा देने की भी घोषणा की थी। खैर, पैसे से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं आ जाती है शायद, लेकिन अभी जो 5 घटनाएं, 5 जो क्या बोलते हैं इसको, जो क्या बोलते हैं यहाँ के हमारे यहाँ के जो सांसद हैं हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने मर्डर बोला है कि पुलिस के द्वारा 5 लोगों का मर्डर किया गया है। तो इन 5 मर्डर के लिए अभी तक कोई भी सहायता राशि की बात नहीं की गई है। और उसके अलावा फिर उन्हीं पे केस करने की बात की जा रही कि उन लोगों ने पत्थर चलाया था। हालांकि जिस तरह मैंने पहले भी बोला, मैं कई दिन से बोलता आ रहा हूँ कि अभी तक इतनी रिपोर्ट्स, इतनी न्यूज़ मैंने देख ली हैं, कहीं पे भी पत्थर चलाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा है। पत्थर पड़े हुए हैं ज़मीन पे, लोग भाग रहे हैं, गोली चल रही हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पत्थर चलाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह से यूपी में इस घटना को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, जो भी वहाँ की विपक्षी पार्टी, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, या फिर समाजवादी पार्टी काफ़ी एक्टिव है, असदुद्दीन ओवैसी भी उस पर काफ़ी एक्टिव हैं, वो भी रोज़ इस तरह की बातें करते हैं। और जिस तरह से इस वक्त देश के हालात हैं, शायद हर मस्जिद, हर दरगाह पे आप कहीं ना कहीं मंदिर के नाम का वो कर रहे हैं
और हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हों, ये सब उसकी इजाज़त भी दे रही हैं। इससे आप देखिए कि देश का माहौल भी बिगड़ रहा है, देश में इस तरह की संभल जैसी घटनाएं पैदा हो रही हैं। और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा है, आपने जिक्र किया इमरान मसूद का, उन्होंने कहा है कि ठीक है, पुलिस आई थी, अगर पत्थर चलाता पुलिस लाठीचार्ज कर सकती थी, पुलिस हवा में फायरिंग कर सकती थी, पुलिस गैस के गोले फेंक सकती थी, पुलिस पैर पे गोली चला सकती थी, लेकिन पुलिस ने वहाँ 4 से 5 लोगों की जान ले ली। तो ये कहीं से भी सही नहीं है और इसको उन्होंने भी कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मर्डर ही करार दिया है। तो इस वक्त इस तरह के हालात जब पैदा हो रहे हैं और इसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी कि एक इनका क्या बोलते हैं बरसाती मेंढक बाबा है जो कि आजकल बाहर निकला हुआ, उसको लेकर के कल ओम प्रकाश राजभर ने भी बोला था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है इसकी यात्रा पूरी जो है राजनीतिक यात्रा है, वो पार्लियामेंट में जाना चाहता है। इस तरह के बाबा जो होते हैं उल्टे सीधे बयान देते हैं और कोई भी अगर इस तरह के बयान दे रहा है, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, तो उस पर एक एक्शन लेना चाहिए और उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, उन पे बैन लगाना चाहिए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करना चाहिए और फिर वहाँ पे वो कहीं भी जा रहे हैं तो उस पर सख्त नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या बोलेगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच का मामला सामने आया, देखा गया कैसे एक भीड़ है किसी के घर के ऊपर चढ़ के वहाँ की जो झंडे है उसको तोड़ रही है, जो रेलिंग है उसको तोड़ रही है, नीचे खुद पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से तैनात है। तो क्या वहाँ पे वहाँ की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने उन लोगों पे फायरिंग की? नहीं की, उनकी जान भी बच गए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। उल्टा जिनके घर जलाए गए, जिनको घर से भागना पड़ा, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनके घर के छत के ऊपर वहाँ की रेलिंग तोड़ी जा रही थी, उन लोगों के ऊपर FIR करके उन लोगों को जेल में डाला गया। तो अगर उत्तर प्रदेश चोर कोतवाल को डांटे, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस सच में न्याय की बात करती है, जिस वर्दी को पहनी हुई उसकी मर्यादा बरकरार रखना चाहती है, जो शपथ लेती है तो इस संविधान की शपथ खाती है, अगर उस पर वो काम करती तो बहराइच का मामला हो या संभल का मामला हो, दोनों को एक तराजू पर रखती। लेकिन बहराइच का मामला होता है उस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, उनके खिलाफ जो खुद रोड पे उतरे हुए हैं, जो पत्थर चला रहे हैं और उन पर कोई फायरिंग नहीं, जो कि घर में जाकर के झंडा उतारे, उसके रेलिंग तोड़ने, पुलिस नीचे खुद प्राइवेसी को मुख्य दर्शक बन के पुलिस देख रही है। लेकिन संभल का मामला होता है अचानक पुलिस फायरिंग कर देती है। यहां तक कि जो अभी उत्तर प्रदेश के संभल की बात करें, वहां पे अभी इंटरनेट बंद है, इंटरनेट चालू हो तो न जाने और कितनी विजुअल सामने आएंगी जिसको देखकर शायद आपकी रोंगटे खड़ी हो जाए। कल के एक विजुअल सामने आए थे ट्विटर पे, माफ कीजिए एक्स पे, उस पे ये दिखाया जा रहा था कि एक दुकान का शटर है, वहां पे जो गोली है उसकी बुलेट वहां पे गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4 लोगों की मौत हुई, अगर गोली से बताई जा रही है तो न जाने कितने भी गोलियां होंगी जो चूक कर निकल गई होंगी। बिल्कुल वही अगर हम बात करें, अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आपने बात किया, अभी जिस तरह से वो रैली धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाला हुआ है वो साफ तौर पे दर्शाता है कि वो किस तरह से अपने बल का प्रयोग दिखाना चाहता है, अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है और दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर कितनी एकजुटता है, और वो कहीं ना कहीं सदन के अंदर जाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे बड़ी खास बात यह है कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री है वो लगातार विवादित बयान दे रहा है। एक तरफा वो मुस्लिमों के खिलाफ, जो अल्पसंख्यक है उसके खिलाफ वो बयान देता है, लेकिन वही अगर हम मौलाना अजहरी की बात करें, उनका सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके बाद से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वही बाबा शास्त्री है कि जो खुले आम सोशल मीडिया पे, मीडिया के सामने, बाबा शास्त्री, यति नरसिम्हानंद है और कई ऐसे बाबा हैं, लेकिन उल्टे सीधे ऐसे बाबा जो लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बयान देने के बाद बाकायदा उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रमुखता से दिखाई भी जा रही है। लेकिन उनके खिलाफ प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वही एक छोटी सी वीडियो जो अजहरी का है या फिर किसी अलग समुदाय, किसी मौलाना मुफ्ती की बात करें, अगर उनकी वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है तो तुरंत उनके ऊपर FIR हो जाता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अल्ट न्यूज के जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उनकी बात करें, उनके ऊपर खुद प्रशासन FIR करती है। अब बताइए, यति नरसिम्हानंद की बात है, उन्होंने विवादित बयान दिया, उनके ऊपर न जाने अभी कितने FIR दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा उनके अगेंस्ट में जो लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर FIR हो जा रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन वही ऐसे जो बाबा है वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर इस देश का जो पुलिस है, इस देश की जो पुलिस है वो पूरी तरह से एकदम खामोश बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। और यही वजह है कि इन जैसे बाबाओं की पूरी तरह से मन जो है वो बढ़ रहा है और इनके आड़ में कहीं ना कहीं लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा अगर सच में देश की भलाई के बारे में सोचता तो आप एजुकेशन की बात करो। कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ था, उसमें यह दावा किया जा रहा था कि बाबा जो दूसरे लड़कियों को ये बातें सिखा रहा है कि आप किसी सनातन से ही शादी करो, अगर वो कितना भी कुछ करेगा तो सनातन है वो आपका होगा। तो बाबा ने आखिरकार अभी तक शादी क्यों नहीं की? और बाबा को सच में इतने सनातनियों की, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, तो बाबा खुद किसी दलित से शादी कर ले और अपने साथ रख ले।
बिल्कुल, अब देखिए जिस तरह से बाबा हैं ये इतना बवाल करते हैं, वहीं अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से नहीं उठाया जाता है जितनी प्रमुखता से इस वक्त मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को उठाया जा रहा है। जितनी प्रमुखता से शिक्षा की बात को नहीं उठाया जाता है, उससे ज़्यादा प्रमुखता से हिंदुत्व को उठाया जाता है। उतनी प्रमुखता से वहाँ पे स्वास्थ्य और जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर बात नहीं की जाती है, लेकिन वहाँ पे हिंदुत्व की बात की जाती है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने नहीं बनवाया, राम मंदिर राम भक्तों ने बनवाया है। अब यहाँ पे अब अगर इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में भरी जाती हैं तो आजकल मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि वो ना ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, ना फ्लाइट में सफ़र कर सकते हैं, ना बस में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं। हालांकि ये बड़ों के नहीं, ये बच्चों के दिमाग में भी चीज़ें भरी जा रही हैं कि वो मुसलमान हैं, उससे बात मत करना, उसका खाना मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। तो देश की मेंटलिटी आप देख रहे हैं शायद कहाँ तक जा रही है कि एक हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें नहीं पता था कि इसका धर्म क्या है, क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे, दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गए हैं। देखिए, अगर हम अभी देश में बात करें, यहाँ पे असल जो मुद्दे हैं उस पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। चाहे एजुकेशन की बात कर लें, यहाँ पे बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, हम देख रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश के जो महारानी झांसी का जो वहाँ पे अस्पताल था, वहाँ पे कैसे 10 जो नवजात शिशु जो बच्चे थे उनकी न्यू बेबी जो बॉर्न थे उनकी मौत हुई। उसके बाद से कुछ दिन बाद रिपोर्ट ये भी सामने आई कुछ और बच्चे थे उनकी मौत हुई, लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया में उस पर चर्चा नहीं हो रही। अगर वो मामला किसी और राज्य में होता तो वो अभी ना जाने कितनी प्रमुखता से मीडिया में दिखाई जाती। हालांकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि दिल्ली और नोएडा में बैठ के अपना काम करते हैं, बम्बई के बड़े बड़े होटलों में बैठ के अपना काम करते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको चाहिए टीआरपी, और लोग उनको देख करके उनको टीआरपी देते हैं, बाद में फिर वो उनके बारे में बुराई भी कर रहे होते हैं कि भाई अरे यार कैसी खबर है, लेकिन देखते भी ज़रूर हैं उनको। तो गलती उनकी नहीं, गलती जनता की है। जनता अगर उन्हें देखना बंद करे, जनता उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराना बंद करे, जनता अगर वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता उनसे बाइकआउट करने की अगर बात करे तो फिर वो शायद सुधर पाएंगे। क्योंकि मैंने कई ऐसे एंकर्स देखे हैं जो एक टाइम पे बहुत बड़े मेन स्ट्रीम एंकर हुआ करते थे और वो किसी एक विचारधारा को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज वो अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ करके वो समाज की बात करें, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ पे अगर गौर की जाए तो अभी मैं फिर से वही बात दोहराना चाह रहा हूँ कि किस तरह से देश में अभी जो मुद्दा है बेरोजगारी है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कैसे बेहतर किया जाए वो है। और हमारे पास उतना एनडीए को पूरी तरह से पता है कि इन सब चीज़ों में हम पूरी तरह से घिर सकते हैं, और यही वजह है कि लगातार देश में ऐसे मामले सामने लाए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो सदन है उसमें हंगामा हो, और उस हंगामे की वजह से जो पक्ष है यानी एनडीए की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बहस करने से वो बच जाती है और विपक्ष को इन सब मामलों में उलझाने की पूरी तरह से कोशिश करती है, और बाद में सदन का जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अभी जो संबल का मामला सामने है, अडानी का मामला सामने है, यहाँ तक कि जो कांग्रेस सूत्रों से यह खबर आ रही है कांग्रेस एक बड़े पैमाने पर आंदोलन कर सकती है ईवीएम को लेकर। तो इन सब चीज़ों पर बहस करने की बजाय जो केंद्र सरकार है वो इन लोगों को पूरी तरह से दूसरे मुद्दे में उलझाने की कोशिश कर रही है, और इसमें शायद वो कामयाब भी हो रही है। यही वजह है कि लगातार सदन के अंदर जो कार्रवाई है वह स्थगित कर दी जा रही है, उनकी कार्रवाई पूरी तरह से चल नहीं पा रही है। और हम इमरान मसूद की बात करें या फिर इमरान प्रतापगढ़ की बात करें, सुदीन अवैसी की बात करें या फिर रहमान बर्क की बात करें, या जो और भी विपक्षी दल है वो लगातार इन सब मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कैसे सदन के अंदर इनके माइक जो है, हालांकि इनका आरोप यही रहता है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं। हमने स्पीकर को भी देखते हैं कैसे स्पीकर की तरफ से भी कैसी प्रतिक्रिया आती है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो विपक्ष है वो लगातार ये दावे कर रही है, ये एलिगेशन लगा रही है कि एनडीए या केंद्र सरकार बहस से बचने की वजह से ऐसे मुद्दे लगातार सदन के अंदर उठा रही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस की कल कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे फॉर्म में नजर आए। बैठक में उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देने के साथ साथ कई बड़े नेताओं के खिलाफ भी लगाई है। आखिर में राहुल गांधी ने खड़गे की बात मान ली। दरअसल CWC में राहुल गांधी ने चुनाव की हारों का जिक्र करते हुए कहा कि हार से घबराना नहीं है, कांग्रेस हमेशा पुनर्जन्म लेने वाली पार्टी और आगे भी रहेगी। इस पर खड़गे ने मुस्कुराते हुए कहा है कि नहीं, कांग्रेस अजर अमर है,
जो अजर अमर होता है उसे पुनर्जन्म की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर तुरंत राहुल गांधी ने कहा है कि अजर अमर है, ये बात सही है। मैं तो मुद्दे सामने आने पर, हार मिलने पर कांग्रेस नए सिरे से फिर लौटेगी, इसकी बात कर रहा था। और जिस तरह से कल जो मीटिंग हुई CWC की, उसमें हालांकि देखा गया है अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे इतने एक्टिव, इतने गुस्से में नज़र नहीं आए हैं। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए और उन्होंने राहुल गांधी की भी क्लास लगाई। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी की क्लास नहीं लगाई, बाकी उन्होंने सबको साथ में घेरा है। हालांकि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि अब वो वक्त आ गया है जब चाबुक चलाने की तैयारी करनी चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा देखा गया है, हरियाणा में भी हमने देखा कि हरियाणा में जो वहाँ पे जो कांग्रेस आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अपनी मनमुटाव की वजह से आ रही है। इससे पहले राजस्थान में जो कांग्रेस आ रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं अपना मनमुटाव था। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अपना मनमुटाव था। तो अब ये सारी चीज़ें जब आम हो जाती हैं तो फिर आपके अपने ही लीडर आपकी लुटिया डुबोने में लगे रहते हैं, तो आपको कोई सख्त एक्शन लेना पड़ता है। और जिस तरह से कल जो मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने पहले ही खड़गे जी को बोल दिया था कि आप जो हैं आप चाबुक चलाइए। और जिस तरह से फिर खड़गे ने इस चीज़ को सीरियसली लिया, उन्होंने नेताओं के साथ में राहुल गांधी को भी लपेटा। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कांग्रेस का जो खैमा है या फिर कांग्रेस का जो CWC की जो बैठक हुई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो कांग्रेस इस बात को मानना शुरू कर दिया कि सच में हमारे जो पार्टी के अंदर जो खैमा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी गुटबाजी है और इसी की वजह से कांग्रेस के कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ चुनाव हार रही है। चाबुक की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चाबुक चलाना पड़ेगा, राहुल गांधी ने भी कहा कि हाँ चाबुक अब चलाइए। तो इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से कमर कस ली है और हर स्टेट में वो शायद प्रतिनिधिमंडल बनाया हो सकता है और वहाँ पे जाके जो पार्टी है उनके बीच क्या मतभेद है उसको सुलझाने की कोशिश करें। और इसी के साथ संकेत ये भी मिल रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो कांग्रेस है वहाँ से अपने जो नेता है या फिर जिनको प्रभारी बनाया गया है उसमें बदलाव कर सकती है। इसी के साथ महाराष्ट्र के जो अभी इलेक्शन आए हैं उसमें यह दावा किया जा रहा था कुछ जगहों पे ईवीएम में गड़बड़ी, रिजल्ट जो आए हैं कि उसमें जो है ईवीएम को लेकर, हालांकि विपक्ष की बात करें वो शुरू से ही ईवीएम पे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभी जो सूत्रों के मान है तो खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस तैयारी में है कि एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा आंदोलन किया जाए और वो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हो। कांग्रेस की बात करें, विपक्षी दल की बात करें, शुरू से ही उनका यह मानना है कि इलेक्शन जो है यहाँ पे वर्ल्ड पेपर पे है। उन्होंने अमेरिका का तर्ज देता है कि जब अमेरिका जैसी तरह महान कंट्री में अगर वहां पे ईवीएम सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि आप इंडिया में ईवीएम सिलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन अब जो कल CWC की बैठक हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि उस बैठक में कांग्रेस ने कई बड़े एजेंडों पे काम किया है, कई बड़े एक्शन लेने की बात कही है और यहाँ तक कि अब मामला यहाँ तक आ गया कांग्रेस के अंदर कि अब वहाँ पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले या फिर पूर्व अध्यक्ष ये राहुल गांधी की बात करें, दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि अब लग रहा है पार्टी के अंदर चाबुक चलाने की ज़रूरत है। और चाबुक चलाने की ज़रूरत इसलिए कांग्रेस को है भी क्योंकि लगातार वो जिस तरह से महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, जहाँ पे हरियाणा में पूरे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस सरकार की बन रही है लेकिन वहाँ पे कांग्रेस हार गए। या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जिस तरह से बैक टू बैक विधानसभा में कांग्रेस की हार होती जा रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चाबुक चलाने की जरूरत है भी। और कांग्रेस के अंदर यह भी देखा जाता है कि उनका अंदर जो खैमा है उसमें कई तरह की गुटबाजी होती है। चाहे हम हरियाणा के भी हाल ही में इलेक्शन की बात करें, वहां पे देखा गया कैसे रणदीप सुरजेवाला का अलग खैमा बताया जा रहा था। फिर हम शैलजा की बात करें, हुड्डा की बात करें, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं हार की एक वजह यह भी मानी जाती है कि इन नेताओं के अंदर जो गुटबाजी थी या फिर सब कोई अपनी तरफ कमान खींचने की कोशिश कर रहा था, तो इसकी वजह से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कल जो CWC की वर्किंग जो बैठक हुई है उसमें अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस जो पूरी तरह से कमर कस ली है और कई जगहों पे बदलाव कांग्रेस कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी कांग्रेस की बात की है कि कांग्रेस बदलाव कर सकती है और कांग्रेस इस वक्त कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आती नजर आ रही। वहीं अगर हम बात करें अगले साल 2025 के चुनाव की, तो 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कमर कस ली है। उन्होंने कल अपने वहाँ चल रहा सेशन, उसमें उन्होंने जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार से मुराद ये है कि होम मिनिस्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली इस वक्त जो है वो 90s का जो क्या बोलते हैं बॉम्बे बन गया है। यहाँ पे रंगदारियाँ मांगी जा रही हैं,
यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। वहीं आज फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है जो वोट देने वाली है उसको हर महीने 1000 रुपये देने की उन्होंने घोषणा की है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी अपनी तरह से हर तरह की तैयारियां शुरू कर दी। जिस तरह से नीतीश कुमार इस वक्त वहां पे बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार की वजह से ही अगर देखा जाए, लोगों का ये कहना है, जो सीनियर क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन हैं या फिर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ही बिहार में बीजेपी को रोका हुआ है। ये लालू यादव के बस की बात नहीं कि वो बीजेपी को रोक सकें, क्योंकि इस वक्त जो बिहार में हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उतने एक्टिव नज़र आते नहीं हैं, उनकी बातों का उतना असर होता नहीं जितना लालू प्रसाद यादव का हुआ करता था। और जिस तरह से अगर हम बात करें क्या बोलते वहाँ के जो सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भूलिएगा मत, ये सब जो हुआ है ये सब हम ही ने किया है, हमारे आने से पहले यहाँ कुछ नहीं था। और जिस तरह से वहाँ की राजनीति के बारे में बात की जाती है कि जब लालू का ज़माना था उस वक्त उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने आकर के नौकरी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों में और वहाँ पे जो क्या बोलते डेवलपमेंट हो उस पर भी बड़ा काम किया है। तो अब जिस तरह से अभी नीतीश कुमार ने बोला है कि भाई भूलिएगा मत, अब जाहिर है उनका जो निशाना है वो यही कि अब इलेक्शन आने वाले हैं 2025 में और विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव में वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना ये भी नहीं है, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपनी एक चाल चल दी है वहाँ पे। और जिस तरह से वहाँ पे आरजेडी है, वहाँ पे आरजेडी उसके क्या बोलते हैं कांग्रेस गठबंधन में है, वहीं बीजेपी जो है इनके साथ गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के साथ, और उसमें फिर पासवान भी हैं, उसमें कई पार्टियां और भी हैं। लेकिन अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनको लेकर के जिस तरह की तैयारियां शुरू की जा रही हैं और अभी 4 क्या बोलते 4 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें वहाँ पे एक नई पार्टी उभरी है अभी, जनसुराज पार्टी। जनसुराज ने 4 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन 4 सीटों पे उसे हार का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर की जो बात करें अगर हम, तो प्रशांत किशोर जो है वो अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं बिहार के। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि आपने सबको समय दिया है, एक बार हमें भी समय दे के देखिए हम किस तरह का काम करते हैं। तो अभी जो 4 सीटों पे जो हुआ है बाईपोल, उसमें उनका मतलब कहीं खाता नहीं खुला है। अब इसे क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, शायद कि पीके की जो रणनीति है, पीके की जो बयान देते हैं या पीके के बारे में इतना कहा जाता है कि पीके इतने विशेषज्ञ हैं, उसके बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो उनको जनता किस नज़र से देख रही है। देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो उन पर लगातार ये आरोप लग रहा है, बिहार की कुछ जनता है या फिर पॉलिटिकल पार्टी, उनका यही आरोप है कि वो बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने उपचुनाव का जिक्र किया, वहां पे ना तो पीके प्रशांत किशोर का खाता खुला और ना ही आरजेडी यानी जो लालू यादव की पार्टी तेजस्वी यादव उनका खाता खुला। वहां पे प्रशांत किशोर जो लगातार ये दावा करते हैं कि हमने कई स्टेट में मुख्यमंत्री दिए, नेताओं को जिताया, देश को प्रधानमंत्री दिया। तो आखिरकार सवाल ये भी है कि जब आपने किसी को ऑलरेडी मुख्यमंत्री दे चुका है, प्रधानमंत्री की बात करते हैं आप, पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं, तो आपके जो कैंडिडेट है आप उनको जिताने में असफल क्यों हो रहे हैं? और फिर जब आपने अगर नीतीश कुमार को सीएम बनवाया तो अब नीतीश कुमार के अपोजिट आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? तो क्या आप अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपके वोट परसेंटेज बढ़े नहीं? जो भी पहली बार आपने उम्मीदवार उठाना था, ठीक है, आपके जो कुछ वोटर्स आए हैं, लेकिन वहां पे जेडीयू का हार जाना क्या आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव में इस बात को दर्शाता है कि जो लोगों की सोच है या फिर सच में आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं? और अगर आप बीजेपी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सच में जो प्रशांत किशोर की पार्टी होती है वो कितने उम्मीदवारों के साथ आती है और कितने को जिताने में सफल होती है, और क्या उनके आने की वजह से एक बार फिर से बिहार में एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार है उनकी सत्ता बनती है या फिर जो राजद है वो प्रशांत किशोर की वजह से चूक जाती है? बिल्कुल नाज़िर, जिस तरह से अभी तक जो देश में हालात हैं, चाहे वो संभल हो या महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी बात की, या फिर अभी कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है, कांग्रेस ने चाबुक चलाने की बात की। चाबुक चलाने से मतलब ये है
कि वो अपने कुछ प्रभारी जो होते हैं या कुछ प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं उनको बदलेंगे। वहीं अभी जिस तरह से सबसे हॉट टॉपिक संभल कर रहा है कि संभल में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों को गोली मारी गई है, गोली से उनकी मौत हुई है। इसमें जो वहाँ की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसने 15 लोगों का एक डेलीगेशन वहाँ भेजा था, जिसे वहाँ के डीएम ने मना कर दिया कि 10 तारीख तक कोई भी बाहरी इंसान संभल में प्रवेश नहीं कर सकता है, प्रवेश निषेध है यहाँ पे, ऐसा बोला गया है। और इस पर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भड़ास निकाली है। और वहीं जो माता प्रसाद हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बातें की इस पे। लेकिन अब जिस तरह के देश में हालात थे उसमें मैं यही कहूँगा कि इस वक्त इंसान को संभल कर रहना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर देखें कि कौन कौन इस प्रोटेस्ट में जा रहा है, उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कब प्रोटेस्ट में क्या ऐसा कांड कर दे जिसकी वजह से कि आपका पूरा प्रोटेस्ट खराब हो जाए और कई मासूम लोग घायल हों या कई लोगों की जान चली जाए। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा है कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।